अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, अमेरिका की तारीख के 59वें सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। रादर अब तो गिनती जारी है और ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार उसके मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडन साहब ने कुछ 238 इलेक्टोरल कॉलेज हासिल किए हैं नशिस्तें एक तरह से, जबकि मौजूदा सदर और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक कुछ 213 एक तरह से इलेक्टोरल कॉलेज हासिल करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कम वेश 10 रियासतों के इंतखाबात के नतायज अभी आना बाकी हैं और वही बुनियादी तौर पर अमेरिका के मुस्तकबिल के सदर का तयन करेंगे कि कौन होगा जो वाइट हाउस का अगले 4 साल के लिए एक तरह से मेहमान होगा। नाज़रीन, अगरचे अमेरिका के इलेक्शन हर बार दुनिया के लिए बड़े अहम रहे हैं कि कौन शख्स वहाँ पे सदर मुंतखब होता है और फिर उसकी पॉलिसीज़ यकीनी तौर पे पूरी दुनिया को मुतासर करती हैं, लेकिन पहली बार हमने अमेरिकी इंतखाबात के अंदर कुछ नई चीज़ें भी देखी हैं। एक तो यह है कि कोविड के होते हुए टर्न आउट इतना हैरान कुन कि 10 करोड़ लोगों ने पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपनी राय का इजहार किया और टर्न आउट कहा जा सकता है कि अमरीकी तारीख का शायद सबसे बुलंद तरीन ये टर्न आउट साबित हो जो इस वक्त लोगों ने वहाँ पे वोट कास्ट किए हैं। साथ में अमरीकी इलेक्शन के अंदर तशद्दुद का एलिमेंट शायद इतना नुमाया नहीं था जो इस बार हमें देखने को मिला है और हालात ये हैं कि वाइट हाउस के सामने मुजाहरे हो रहे हैं, जबकि कई रियासतों के अंदर मार्केट्स को स्टोर्स को बंद कर दिया गया है और ख़दशा ये है कि कहीं कोई पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू ना हो जाएँ। और एक तरफ जो बाइडन साहब अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब इस इंतखाबात के हवाले से बड़े शदीद खदशात का इजहार कर रहे हैं और लगता ही है कि अगर नतायज उनके फेवर में ना आए तो वो इनको तस्लीम भी नहीं करेंगे और उसके नतीजे में फिर अगरचे वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन एक खदशा जो और जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू ना आ जाएँ। नाज़रीन, अभी रिज़ल्ट मुकम्मल नहीं हुए और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये जो 10 रियासतों के अंदर नतायज आएंगे ये किस तरह आएंगे और क्या होने जा रहा है, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ एक ऑनरेबल मौजूद है आज, अशरफ जहांगीर काजी साहब। आप साबिक सफारतकार हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। खालिद नईम लोधी साहब साबिक सेक्रेटरी दिफा, आप निगरान दौर में वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर दिफा भी रहे हैं। और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने, आप डॉन न्यूज़पेपर के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं और अमेरिका के हालात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो अनवर, मैं आप ही से शुरू करूँगा अपनी गुफ्तगू। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक तो उसके बारे में कुछ बताइएगा और क्या लग रहा है इस वक्त जो अवामी जायज़े थे वो तो कुछ ये बता रहे थे कि शायद ट्रंप साहब दूसरी मुद्दत के लिए शायद मुंतखब ना हो पाएँ, प्रेडिक्शंस कोई ऐसी थी, लेकिन अब लग रहा है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है, शायद दोबारा दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब हो जाए, इसके इम्कानात भी नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? 2-3 अल्फाज जो हैं बड़ी आसानी से सारी सूरत हाल को वाज़ा करते हैं। एक तो कन्फ्यूजन है, दूसरे दोनों तरफ के जो सपोर्टर्स हैं उनमें डिफायंस है। वो कहते हैं कि हमारा जो है ना कैंडिडेट जीत गया है और उसके अलावा हम किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि रिजेंटमेंट भी है लोगों में बहुत, कि जो रिपब्लिकन्स कहते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा तादाद में ये जो है मेल इन वोट्स होने दिया गया और अर्ली वोटिंग क्यों हुई, और जो डेमोक्रेट्स कहते हैं वो कहते हैं कि ये अर्ली वोटिंग की मुखालफत क्यों करते हैं, एवरी वोट काउंट्स। तो ये जो सारे मसाइल हैं उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं जिसका जो एक फौरी नतीजा होता है कि जो भी एक कैंपेन चलती है उसमें जो भी डिफरेंसेस पैदा होते हैं वो फिर आके इलेक्शन में हल हो जाते हैं, एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है और फिर मामला उसी तरह चलते रहते हैं। ये मैं सन 2000 से यहाँ इलेक्शंस कवर करता चला आ रहा हूँ और हमेशा यही होते हुए देखा अमेरिका में। लेकिन इस दफ़ा लगता है कि बिल्कुल आपका जो मंजर था व्हाइट हाउस के सामने में 2 बजे रात तक खड़ा था, वहाँ भी जो मंजर था वो ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी तरक्की पजीर मुल्क में खड़े हों जहाँ भी जमहूरियत नई नई कदम जमा रही है और वहाँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इंतखाबात क्या होते हैं, जमहूरियत क्या होती है। इस तरह का कंफ्यूजन था, लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे अब क्या होगा, कौन सदर बनेगा, हंगामे होंगे कि नहीं होंगे। तो ये मैंने इस तरह की सूरत हाल
कभी नहीं देखी। एक जो सबसे मैं समझता हूँ सबसे जो माकूल बात मैंने एक अमेरिकी चैनल पे सुनी, उस पे एक साहब थे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ये नहीं साबित होता कि डेमोक्रेसी गलत है या नाकाम हो गई है, इससे साबित ये होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो कोई इल्हामी, कोई डिवाइन आइडियोलॉजी नहीं है, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी में, अमेरिकन डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन इलेक्ट्रल कॉलेज का जो सिस्टम है, मसलन के जो हमारे जजेस होते हैं वो वाज़ेह तौर पे रिपब्लिकन या डेमोक्रेट होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। ये सारी चीज़ों पे हमें रिकंसिडर करने की ज़रूरत है और हमें अपनी डेमोक्रेसी को रीशेप करने की ज़रूरत है। और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पे मज़ीद बहस होगी और ये जो जो इश्यूज खड़े हुए हैं ये अभी ख़त्म होने वाले नहीं है। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो हमें अमेरिका के माशरे में एक तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आ रहा है, और साथ में जिस तरह अनवर इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन का एक माहौल वहाँ पे पैदा हुआ है। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि पिछले 4 साल में जो ट्रम्प साहब का तर्ज हुकूमत है और उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये उनका शाखसाना है, या आपको लगता है कि नहीं, सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह की खराबियाँ थी जिस वजह से अब सूरत हाल इस तरह की नज़र आ रही है हमें वहाँ पे? अभी काफ़ी सालों से ये जो एक नेशनल कंसेंसस हुआ करता था अमेरिका में बतौर ख़ास फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और अब इस तरह लग रहा है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी बहुत ज़्यादा राइट विंग की तरफ चला गया है, और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो वाकई लेबर पार्टी किस्म की मतलब वो पार्टी थी, वो अब पुराने मॉडरेट रिपब्लिकन्स की तरफ आ गए। तो दोनों पार्टीज जो हैं वो कॉरपोरेट पार्टीज हैं अमेरिका के, और गरीब जो लोग हैं, निस्बतन जो गरीब लोग हैं और लेबर लोग हैं और कमज़ोर लोग हैं जिन्हें हेल्थ के प्रॉब्लम्स दरपेश हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए कोई पार्टी ही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जो इनका कैंडिडेट बर्नी सैंडर्स था, वो इनकी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहे थे कि जो निस्बतन कमज़ोर लोग हैं इक़्तिसादी हालात के हवाले से। लेकिन इसलिए एक बहुत ज़्यादा डिवीज़न आ गया है, राइट वाले बहुत ज़्यादा राइट विंग हो गए, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनके भी राइट विंग वो शिफ्ट है, मॉडरेट रिपब्लिकन जो पुराने होते थे उनका उन्होंने प्लेस ले लिया, और बाकी जो मेजॉरिटी है अमेरिका में, मेजॉरिटी जो है चाहे वो अपने आप को कंजर्वेटिव समझें या अपने आप को प्रोग्रेसिव समझें, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हुकूमत में, पॉलिसीज के बनने में। तो वो बहुत ज़्यादा, या तो वो हिस्सा ही नहीं लेते हैं इलेक्शंस में कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कोई ये जीते या वो जीते। इस दफ़ा वो, क्योंकि बर्नी सैंडर्स पिछली दफ़ा भी उनके साथ यही हुआ, शुरू में वो बहुत जोरों में जा रहे थे, फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप ने उसको बिट्रे किया। इस साल इस दफ़ा फिर वो ही हुआ। तो नौजवान जो हैं डेमोक्रेटिक के, वो तो ये कहते हैं कि बर्नी सैंडर्स आप क्यों डेमोक्रेटिक पार्टी में रहते हैं, आपने बहुत गलत किया है, हमें तीसरी पार्टी बनानी चाहिए। अब तक तो ये समझा जाता था कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि दोनों जो मेजर पार्टीज हैं वो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन को रिप्रेजेंट वो नहीं करते हैं, और इसीलिए एक थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी की भी ज़रूरत है। और ये जो इंस्टेबिलिटी इज बिकॉज इस कदर, अभी आप देखें जितने जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं या कांग्रेसमैन हैं, वो मजाल है मुंह भी नहीं खोल सकते हैं मतलब ट्रंप के सामने। ये तो हम गिला करते हैं अपने पार्लियामेंट से कि भाई हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो इशारों पे बात करते हैं, अपनी बात कभी कर ही नहीं सकते हैं। ये इससे बदतर हालत है अमेरिका में। तो वो तो तकरीबन पॉलिटिकली तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनते जा रहे हैं। उनमें वैसे एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है और फौजी ताकत भी है, लेकिन
बहैसियत एक जमहूरियत, ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनती जा रही है और इनकी डेमोक्रेसी एक बिल्कुल खोखली हो गई है। अब दुनिया की लीडरशिप जो है इनके बस की बात ही नहीं है। अब इसलिए तो वो उन्हें इस बात का खदशा भी है कि चीन उभर रहा है, और चीन बजा तौर पे अब उभर रहा है, क्योंकि चीन के अवाम, अब देखिए चीन एक ऐसा मुल्क है जो 1 बिलियन को उन्होंने एंटी पॉवर्टी लाइन जो नीचे थे निकाला, उसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल वो लाए हैं। तो यकीनन आदाद-ओ-शुमार यही बता रहे कि बाय दिसंबर चीन के अंदर कोई एक शख्स भी गरीब नहीं रहेगा, गुर्बत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। जनरल खालिद नौदी साहब, आपकी तरफ गुफ्तगू को लेकर आता हूँ। जिस तरह अशरफ जहांगीर काजी साहब भी फरमा रहे थे कि वहाँ पे भी एक अथॉरिटेरियन अप्रोच नज़र आती है और लोग खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन इस इलेक्शन में तो हम ये देख रहे थे, और जिस तरह कहा जा रहा था कि ट्रंप साहब की खुद अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो इमिग्रेंट्स के हवाले से हों या नस्ली इम्तियाज़ को लेके हों या फिर दीगर इशूज़ के ऊपर, या उनके टैक्सेस के हवाले से बात की गई कि वो टैक्स चोरी करते हैं, वो पूरा टैक्स अदा नहीं करते, और खदशा ये था कि शायद उनके खिलाफ लोग बड़ी भरपूर राय का इजहार उनके खिलाफ करेंगे। लेकिन देखा गया अब तक के जो रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने माजी के मुकाबले में जो 2016 में उन्होंने वोट लिए थे उससे कहीं ज़्यादा वोट ले लिए उन्होंने। तो वो जो मोरालिटी एक तस्वर था अमेरिका के अंदर कि शायद अगर कोई सिस्टम को वायलेट करता है या चीट करता है, उसको बड़ा एक नापसंदीदा नज़रों से देखा जा रहा था, शायद वो भी अब कोई स्टैंडर्ड्स वैसे बाकी नहीं रहे। पहले अनवर इकबाल साहब और एक्सीलेंसी जहांगीर काजी साहब जितना वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को जानते हैं, मेरी तो इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन इन जो अनवर इकबाल साहब ने आखिर में बात की और जहांगीर काजी साहब दरमियान में करते रहे, उससे एक दो बातें जो इन प्रिंसिपल है मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये कि हम अपनी जमहूरियत को बहुत जो बुरा समझते थे, शायद इन कंपैरिजन अब हम कहें कि घर घर में यही हाल है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अपने आप को हमें बुराई के किस लेवल पर रखना चाहिए। दूसरी बात यह कि मेरा ख्याल फ्रांसिस फुकुयामा ने जो कहा था कि द एंड ऑफ हिस्ट्री, कि ये डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ये टॉप की चीज़ें हैं, एक्मे है ऑफ एवरीथिंग, और इसके बाद कोई मजीद काम नहीं हो सकता। तो जैसे मेरा ख्याल है कि जहांगीर काजी साहब ने कहा कि इंसानी एवोल्यूशन को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, जितने भी चीज़ें हैं इंसान ने बनाई हैं वो अच्छी से अच्छी होती जा रही हैं। इसी तरीके से जितने पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक हैं उनमें भी बहुत गुंजाइश है। तो इवन दिस वेस्टर्न डेमोक्रेसी चाहे वो अमेरिकन हो या यूके की हो, यूके में भी हमने देख लिया था हाल जो हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि इसको जब दुनिया रिव्यू करेगी, जब अच्छे जहन इसको रिव्यू करेंगे, तो इसमें ये तमाम जो चीज़ें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका इकबाल साहब ने जिक्र किया, वो सारी थी। एक चीज़ जो जिस पर मुझे अचंभा हुआ, मालूम तो मुझे थोड़ा सा था कि वहाँ की कोर्ट जो है एपेक्स कोर्ट, वो भी थोड़ी सी टेंटेड है कि उसका इलेक्शन का या सिलेक्शन का तरीका ये है कि जिसके अंदर ये जैसे आप कह रहे थे कि उनका रुझान या झुकाव जो है, तो जब टॉप एपेक्स कोर्ट्स का झुकाव किसी एक पॉलिटिकल थिंकिंग की तरफ हो और आपस में इस किस्म की रैंगलिंग हो जैसे कि नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा निज़ाम जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम और जो कैपिटलिज्म है इन दिस फॉर्म, इसको दुनिया जरूर रिव्यू करेगी, फिलोसफर्स जरूर इसको देखेंगे, और वो देखेंगे चाइना की तरफ, वो देखेंगे रशिया की तरफ, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ देखेंगे और सिस्टम्स की तरफ देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अच्छा हुआ इस लिहाज से कि जो बहुत ज्यादा प्रेशर होता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर कि जी यहाँ पर हम डेमोक्रेसी लेकर आएंगे और डेमोक्रेसी बेस्ट सिस्टम और आपको ये माननी पड़ेगी बात, अब मेरे ख्याल उसका अखलाकी जवाब थोड़ा कम हो गया है। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब तक कोई अच्छा कंपैरिजन में सिस्टम नहीं आता उस तक हमें देखना पड़ेगा। तो जो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, प्रिंसिपली जो मेरे समझ में है वो मैंने बात की है। जब बाद में आप बात करेंगे कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है बाइडेन इलेक्ट होता है, आगे चल के यही गुफ्तगू करेंगे हम। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे और यकीनी तौर पे अमरीकी इलेक्शन के पूरी दुनिया पे क्या असरात मुरतब होते हैं और वहाँ पे कौन आता है नया प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, कोई बदलाव आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कासिफ आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं।
तो आपकी यकीनी तौर पे अमरीकी अमूर पे भी बड़ी गहरी नज़र है, आप देखते रहे इस सारे मामले को। तो क्या लगता है कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर कुछ खराबियां ऐसी मौजूद हैं कि जिनको बुनियाद बना के ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर किसी के मैंडेट को चुराया जा सकता है, या आपको लगता है कि बुनियादी तौर पे प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो फिर बेहतर है कि उससे पहले इसको मुतनाज़ा बना दिया जाए? कैसे देखते हैं इसको? मुझसे सवाल आप जी फरमा रहे हैं? जी मुझसे सवाल? जी 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 हाँ, ये ट्रंप जो है ये तो काफी कहना नहीं चाहिए एक मुल्क का और बड़े मुल्क के वो सदर हैं, लेकिन उसमें क्या उसे कहें, किसी हद तक वो अरबी में जिसे कहते हैं कज़ाब सच नहीं बोलते हैं और वो हमेशा कोई मतलब ट्रिक या डील मेकर है। अच्छा, वो सोचता है कि भाई अगर आपने एक मकसद पाना है, चाहे सही रास्ते से या गलत रास्ते से, परवाह नहीं है दोनों का, बशर्ते कि आप अपना जो है मकसद हासिल करें। तो वो इस किस्म के शख्स हैं, इसके ऊपर बावर नहीं किया जा सकता है। तो नेचुरली इन्होंने पहले कहा भी है कि ये जो मेल इन वोट्स के बारे में मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है वगैरह वगैरह, जब कि हकीकत ये है कि अमेरिका की हिस्ट्री में ये तो काफ़ी देर से ये मेल इन पॉलिसीज चली आ रही हैं और कई ऐसे स्टेट्स हैं जो पिछले 20 साल से वो कर रहे हैं और कोई उसके खिलाफ इस किस्म की कोई सीरियस शिकायत नहीं हुई है। ये उनका एक चाल था पहले ही से, जिस तरह आपने सही फरमाया, वो जानते थे कि इसके इम्कानात हैं कि वो हार जाएंगे और अगर हारेंगे तो वो आसानी से जाएंगे नहीं, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे और या वो समझ, इसलिए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पैक भी किया। उस औरत को जो लगाया है, वो गिन्सबर्ग की जगह जो आई है उसको, यानी कि वो उसकी कॉन्फर्मेशन तो 2 दिन इलेक्शन से 2 दिन पहले हुई है। कोई इसका बिल्कुल जवाज नहीं बनता है, कर सकता था लीगली और उन्होंने किया है, लेकिन अखलाकी लिहाज से तो बिल्कुल ही गलत था। मैं समझता हूँ उस औरत को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। सुना है कि बहुत ज़बरदस्त लॉयर है और वगैरह, कंजर्वेटिव होगी, लेकिन उसको इस तरह अपने आप को इस्तेमाल जो जिस तरह ट्रंप ने किया उसको सियासी मकासद के लिए, उसको इसकी इजाज़त उसको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि उस औरत की क्रेडिबिलिटी पे वो असर पड़ चुका है मनफी। लेकिन आपको लगता है काजी साहब कि मुल्क की सुपीरियर कोर्ट इस तरह सियासी तौर पे इस्तेमाल होगी? बहरहाल वहां की सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक तारीख है और चीजों को मेरिट पे एड्रेस किया जाता है। तो आपको लगता है अगर जो ट्रंप साहब के एंड पे तो बड़ी अच्छी मैनेजमेंट की गई है, लेकिन इदारे इस्तेमाल होंगे? 20 साल पहले बिल्कुल यही हुआ। जब बुश जीता तो ये कोर्ट जो है पार्टी लाइंस पे स्प्लिट होके उन्होंने बुश के हक में वोटिंग वो काउंटिंग को स्टॉप किया और इलेक्शन दिया बुश को। तो इसलिए तो वो गोर ने कहा कि मैं बिल्कुल मानता नहीं हूं कि ये सही है, लेकिन अमेरिका के खातिर मैं ज़्यादा इसके मुखालफत नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी एक अमेरिकन है। ट्रंप में तो ये चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं जीतूंगा तो बाकी सब कुछ बाढ़ में जाए। तो ये एक नई किस्म की क्या हो सके, नया किस्म का रिवाज वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की साख जो है बहुत ज़्यादा मजरूह होगी। साथ साथ आप देख रहे हैं जब ये पिछले 4 साल में दुनिया में कितनी मतलब वो अमेरिका यानी कि आइसोलेट हुआ है क्लाइमेट पे, आर्मामेंट्स पे, कोविड-19 जिस तरह उसने मैनेज किया है, ईरान के साथ जो वो पॉलिसीज चला रहे हैं, चीन के साथ कोल्ड वॉर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है मुल्क जो इन्हें पसंद है और वो है रूस। रूस के साथ तो उन्होंने, और मैं समझता हूँ बजात तौर पे सही, उनकी पॉलिसी गलत नहीं है, रूस के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आ गई ऑफिस में, रूस के साथ ताल्लुकात बहुत खराब होंगे। चीन के साथ ये जो कोल्ड वॉर की तरफ ये गामजन है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। और
और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ये सवाल आएगा आपकी तरफ से, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है पाकिस्तान, ये अगले पार्ट में मैं चाह रहा था कि आपसे इसी तरह के सवाल करें। मैं चाहूंगा कि जनरल साहब को भी इस गुफ्तगू में शरीक करें। जनरल साहब, यही बुनियादी तौर पे ट्रंप साहब का अगर 4 साल के दौर इक़्तिदार को देखा जाए, जिस तरह काजी साहब ने भी फरमाया कि वो क्लाइमेट चेंज के मुआहदे से बाहर निकले, वो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी उससे बाहर निकले, इवन के इजराइल के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको नहीं देखा जा रहा। साउथ एशिया के बारे में उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी, पाकिस्तान के ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगाए गए। अब भी देखा जाए तो भारत की जानिब उनका झुकाव ज़्यादा है, पाकिस्तान को शायद इग्नोर किया जा रहा है। तो एक तो ये बताइएगा कि पिछले 4 साल के ट्रंप साहब के इक़्तिदार को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि अगर अगले 4 साल के आ जाते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ के अंदर और ज़्यादा एग्रेशन नज़र आएगा, या आपके ख्याल में इसी तरह रहेगी जैसे कि वो चला रहे हैं? जी देखें, जो अग्रेशन है उनका वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में ज़्यादा है, और मिलिट्री फील्ड में तो वो समेट रहे हैं चीज़ों को। आपने देखा होगा कि जैसे जो जंग चल रही थी सीरिया में, उसको उन्होंने समेट रहे हैं। इराक, यमन, अफ़गानिस्तान। हाँ, लेकिन ये है कि वैसे पॉलिटिकली बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ ईरान के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ, और एक जो उनकी खूबी आप समझ लें कि उनके लिए बाकी मुल्कों को लिए है, वो ये है कि वो चूंकि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक नहीं चलते और मनमानी बहुत करते हैं, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल है। जबकि बाइडन का ये इम्कान है, क्योंकि पहले भी हमने उनको देखा है, एक तो खैर पाकिस्तान की तरफ थोड़े से उनकी नरम गोश है, ऑल्दो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ एम्बेसडर जहांगीर साहब से कि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी सुपर पावर जो है वहाँ पर एक डीप स्टेट भी है, और उनके जो पॉलिसीज़ होती हैं वो दूररस होती हैं और इंटरेस्ट बेस्ड होती हैं। तो मुझे तो लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी में एक हिजान है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। दूसरा एक अब जैसे वो बातचीत कर रहे हैं तो इसमें मुझे ऐसे भी लगता है कि सुसाइडल ट्रेंड है कि कुछ भी हो जाए, हर चीज़ दांव पे लगा देनी है और मानना नहीं है। अब ये इनके लिए मेरा ख्याल है कि इतना अच्छा साबित नहीं होगा, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। आखिर अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, उनकी एक फ्लो है हिस्ट्री में जैसे वो चल रहे हैं, और वो कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे जैसा कि नज़र आ रहा है। बारह देखने वाली बातें हैं सारी, लेकिन मेरी अपनी राय में दुनिया के लिए ट्रंप ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे और शायद बाइडन कुछ प्रेडिक्टेबल होंगे। और जो आप बात को बढ़ाने वाली, टेंशन बढ़ाने वाली बातें हैं, वो मैंने बता दिया। मेरे नज़र में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो टेंशन उन्होंने बहुत बढ़ाई है। वहाँ जगहों को समेटा है जहाँ पर खर्चे हो रहे थे, उन्होंने वो चीज़ें बंद की हैं। जहाँ लोग अमेरिका को तनकीद का निशाना बनाते थे, वहाँ से उन्होंने चीज़ों को लपेटा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा थ्रेट होता था, जब फिजिकल क्लैश की बात आती थी, तो थोड़ा सा वो पहले से दूर के मुकाबले में मैंने उनको थोड़ा कुछ नॉचेस नीचे पाया है। तो ये मेरी समझ में आया है। तो मुझे ऐसे लगता है चूंकि वो इनवर्ड लुकिंग है ज़्यादा, तो शायद दुनिया के लिए ट्रंप इसलिए आपसे बेहतर साबित हो कि वो अंदर के मामलात को समेटने की कोशिश करे और ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें हैं उन पर कम तवज्जो दे, सिवाय उसके जो मैंने कहा कि इकोनॉमी में बड़ा उनका ले दे है, उसमें हो सकता है कि वो तंगी हो। ये चाइना वाली बात ठीक है, रूस की नज़दीकी ठीक है, वो इंडिया के भी बहुत नज़दीक है, और इंडिया के नज़दीक होना जो है वो हमारे लिए ज़्यादा नहीं। वो जब आप अगला सवाल आएगा तो उसमें फिर हम बात करेंगे। जी काजी साहब, इनफैक्ट आप फरमा रहे हैं कि शायद ट्रंप साहब के रहने से और ज़्यादा मामलात एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद ख़राब हों। लेकिन हम अगर रिपब्लिकन्स की तारीख के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमेशा मिलिट्री एडवेंचर्स रिपब्लिकन्स के दौर में ज़्यादा हुए हैं और डेमोक्रेसी के हवाले से थोड़े से ठीक रहे हैं। लेकिन ये पहले रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं जो बहरहाल जंग की बात नहीं कर रहे, इराक से फ़ौजों को निकाला, अफगानिस्तान के अंदर एक पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया, और बाकी जगह पे भी कोई ऐसे नए उन्होंने डिस्प्यूट नहीं छेड़े। तो आपको नहीं लगता, और साथ में जो आप फरमा रहे हैं कि जो चाइना के साथ सर जंग है वो सिर्फ अमेरिका का मसला तो नहीं है, उनके यूरोपीय इत्तेहादी भी शायद चीन को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ट्रंप साहब नहीं भी जीतते
तो उसके बाद ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, इसके अंदर कमी आ जाएगी। लगता तो ये है कि अमेरिका की बड़ी वेल थॉट पॉलिसी और इसको लेके चलेंगे, और चीन को कंटेन करना और एंगेज करने की पॉलिसी रिजीम चेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या लगता है आपको सर? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं, और जनरल साहब ने भी बहुत सही बात की है कि देखें ट्रंप जो हैं पॉलिटिकली रिटोरिकली बहुत अग्रेसिव रहे हैं, और ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं वो भी कुछ यानी कि इतना महज़ब ज़बान इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन वाकई उनमें फ़र्क ये है कि वो तो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में है, जबकि उनके जनरल्स जो है स्ट्रेटेजिक पिक्चर को देख के वो एकदम से निकलना नहीं चाहते हैं। वो समझते हैं कि अगर यहाँ खला बन जाए तो वो फिर कौन करेगा, या तो रशिया या तो चीन या कुछ ऐसा। तो वो, और आप देखेंगे ये जो बाइडेन है, ये तो वाइस प्रेसिडेंट किनके थे? ओबामा के थे। और ओबामा जो है उनकी पर्सनालिटी तो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी, लेकिन जितने वो जंगजू थे, जितने उन्होंने स्टेप अप किए थे ये ड्रोन का इस्तेमाल और अटैक्स ऑन पाकिस्तान, ऑन अदर कंट्रीज एंड ऑल, और अग्रेशन इन अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, ये ओबामा के ज़माने में ट्रंप से बहुत ज़्यादा था। तो ट्रंप इस तरह लगता है कि वो बहुत जंगजू शख्स हैं, और उनकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे नकाइस हैं जिसका जिक्र हमने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने अपने अंदरूनी अमेरिका में जो उसने कोविड का को जिस तरह हैंडल किया वगैरह वगैरह, इनइक्वालिटी और कमज़ोर जो तबक़ात हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस लिहाज से वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है उनकी पॉलिसीज़। लेकिन एज़ फार एज़ इंटरनेशनल पीस इज़ कंसर्न्ड, वो ज़्यादा डोमेस्टिक इश्यूज पे ज़्यादा वो फोकस्ड हैं, और एक्सटर्नल इश्यूज से वो इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उस लिहाज से बाइडेन के मुकाबले में बेहतर हो सकता है। वी डोंट नो, बाइडेन तो बिल्कुल शायद ओबामा की कॉपी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्हीं के मतलब शैडो में वो पले हैं, और पॉलिटिकली वो बड़े हैं, और उनकी हिमायत की वजह से भी उनकी पोजीशन ठीक बनी है दरअसल इनको। लेकिन असल बात यह है कि बाइडेन को जो वोट्स मिल रहे हैं वो बाइडेन के वोट्स कम हैं और एंटी ट्रंप वोट ज्यादा हैं, क्योंकि बाइडेन बहैसियत अपना यानी कि अस खुद वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट हैं, इंटेलेक्चुअली वो लाइट वेट हैं, और उनके माजी को अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नाशाइस्ता हैं। ये ब्लैक्स की सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन ब्लैक से वो जो क्राइम बिल जो उन्होंने पास किया बहुत बहुत ख़राब बिल था, और ये अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ ही था कि इनको गुम करो, इनको जेल में डालो, इनको ये करो वो करो। तो ये एक किस्म का मौका परस्त शख्स है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह ट्रंप तो लगता है कि वो गुंडा है, तो उसके सामने उसके मुकाबले में ये मुहज़्ज़ब लगते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है, मेडिकली भी लोग को ज़रा शक व शुबहात है कि क्या इसका मेंटल जो है हेल्थ वो सही है कि नहीं, और इसके ऊपर तो काफ़ी मजाक वगैरह बने हैं, और ये बहुत कम अपने बेसमेंट में ज़्यादा रहे हैं, और अपने आप को एक्सपोज उसने कम किया है। तो अगर ये जीतेंगे, ये ट्रंप के फेलियर पे वो जीतेंगे, अपने जो कमालात हैं या अपने जो सलाहियत हैं उस बुनियाद पे वो नहीं जीतेंगे। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अपने लिए करना होगा ताकि उसका इमेज सही हो, और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो मुअस्सर तरीके से हम उसको मतलब रद्द कर सकें। माशी और मईशत और सियासी हवाले से हमें बहुत कुछ हमें वो नजरसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि इंडिया वालों को, हालांकि इंडिया ने कश्मीर में जो किया है पूरी दुनिया में रुस्वा है, लेकिन इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर डालने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। मजम्मत होगी, इदारे जो हैं कंडेम करेंगे, लेकिन अपने कश्मीर पॉलिसी पे नजरसानी करने के लिए बिल्कुल हिंदुस्तान को मजबूर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि हमारी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं कि हम फैटिव का शिकार ना हो, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस ना हो, और हम अपने मतलब इक्तिसादियात को भी मजबूत करें। ये आसान काम नहीं है, बहुत जबरदस्त चैलेंज है। तो जितने भी हम यकीनन कासिम, ये बिल्कुल आसान काम, लेकिन जनरल साहब इनफैक्ट अगर
वहाँ पे यही बात बार, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन हमेशा पाकिस्तान के लिए भी, जनूबी एशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे हैं। आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स के मुकाबले में डेमोक्रेट के साथ अंगेज करना, आप सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं, कदरे आसान होता है? या जिस तरह काजी साहब ने कश्मीर की बात की है, अगरचे ट्रंप साहब ने बड़े खुले अंदाज में ये कहा है कि वो सालसी के लिए तैयार हैं अगर दोनों मुल्क तैयार हों, पर लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इवन के वहाँ कहा जा रहा है कि 16 कांग्रेसमैन ने उनको ख़त भी लिखा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इस मामले का नोटिस लिया जाए, लेकिन वाशिंगटन इंतजामिया की तरफ से कोई उस तरह की हमें कोई एक एफर्ट नज़र नहीं आ रही कि जो होनी चाहिए, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। आपको लगता है कि अगर डेमोक्रेट्स आ जाते, जो बाइडन साहब अगर वहाँ पर आ जाते हैं, तो कश्मीर हो या दीगर मामला के ऊपर पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी, या लगता है कि नहीं, सूरत हाल वैसी रहेगी जैसे कि अब है? जी देखें, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो बड़े ममालिक हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड मुल्क, वो कभी भी लोगों के तब्दील होने से उनकी पॉलिसीज ऐसे जल्दी चेंज नहीं होती। उनकी एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है हिंदुस्तान के साथ, वो एक सफ़र तय कर रही है। वो जिस तरीके से हिंदुस्तान को खड़ा करना चाह रहे हैं चीन के खिलाफ, वो इट इज़ वेल नोन। अफगानिस्तान में जिस तरीके से वो निकल रहे हैं रिलक्टेंटली, वो हमें मालूम है। जिस तरीके से मिडल ईस्ट में उनका असर रसूख है, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें अच्छी तरह पता है। ईरान जो कि हमारा हमसाया है, उसके साथ ना सिर्फ ये कि वो खुद उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब है, हमें भी ताल्लुकात अच्छे करने नहीं देते। ये सारे मसाइल हैं। तो मैं तो ये जो कह रहे हैं एक्सीलेंसी जहांगीर काजी साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपने मामलात को देखना है, और मैं जो समझता हूँ कि हमें क्या देखना है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब आपके पास कोई एडवांटेज हो, छोटी या बड़ी, उसका इस्तेमाल करना, उसको लीवरेज करना, उसको पूरा अपने पोटेंशियल उसका निकालना अपने हक में, ये तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। कि हम अगर इतनी खिदमत हमने उनकी की है अफगानिस्तान के सिलसिले में, कि उनके जहाज़ यहाँ से गुजरे, उनकी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी, उनके और लॉजिस्टिक इधर से गुजरता रहा, फिर अभी हमने अमन लाने में टेबल पर लेकर आए अफगान तालिबान को। आज भी पाकिस्तान की अहमियत, मेरा ख्याल है कि अगर पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में कोई मुल्क अहम तरीन रोल अदा कर रहा है अफगानिस्तान के पीस में, तो वो पाकिस्तान का नाम आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने से क्या हासिल किया? कोड़ियों के भाव या बिल्कुल मुफ्त में सर्विस की, खिदमत की, इसलिए कि हमें दूसरी तरफ से फंसाया हुआ है FATF, IMF और इस किस्म की चीज़ों में। और ये चीज़ मेरा ख्याल है कि ये मेरा अपना नज़रिया है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये FATF या IMF ये पॉलिटिकल टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करती हैं पावर। तो उधर से उन्होंने एक पिंसर ये डाला हुआ है हमें गर्दन मरोड़ने के लिए कि अगर आपने कोई चूँ चाँ की तो हम इधर से आपको ब्लैक कर देंगे, लिस्ट कर देंगे, उधर से फिर और जो मामलात हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के एक तो ताल्लुकात जो हैं इस्लामी मुल्कों के साथ, वो भी एक हमारा लीवरेज बनता है। जो अफगानिस्तान में हमारा रोल है वो भी हमारा लीवरेज बनता है। सिर्फ ये है कि हमें किसी तरीके से इस परसेप्शन से निकलना है कि जी अगर हमने FATF ने कुछ कह दिया या IMF ने कुछ कह दिया तो हम बिल्कुल मारे जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसा मुल्क जो ग़िज़ाई मामलात में तकरीबन खुद कफील हो और हर किस्म का फल, सब्जी, दूध वहाँ पर होता हो, हर किस्म के मौसम वहाँ होते हों, उसको गरीब होना नहीं चाहिए। और शायद गुर्बत की ये परसेप्शन या गुर्बत किसी तरीके से हमारे ऊपर डाल दी गई है, इतने ज़्यादा कर्जे चढ़ाकर, चाहे वो हमने किया है, बाहर वालों ने किया है या मिलके किया है। क्योंकि मैं आई बिलीव के इकोनॉमिक हिटमैन यहाँ पर बड़े सरगर्म रहे हैं, उन्होंने हमें इस पूरी दलदल में डाला है, और उसके उनके मकासद पॉलिटिकल हैं। जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, जो हमें चीन से दूर रखने की कोशिश है, या रशिया कहीं गर्म पानियों तक न पहुंच जाए, तो ये बड़ी गहरी बातें हैं। इसके लिए हमारी लीडरशिप को सोचना है कि इस चुंगल से हम कैसे निकलें। निकलना हमने खुद है, और मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर जब हम निकल जाएंगे तो फिर हमें एहसास होगा कि इतने भी हालात बुरे नहीं थे जितने हमने अपने लिए बनाए हुए थे या लोगों ने हमें बावर करवाया था। एक दफा हिम्मत करने की जरूरत है, अपने जितने पोटेंशियल उनको लीवरेज करने की जरूरत है, इंशाल्लाह हिम्मत करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। तौर पे अगरचे पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमरीकी इंतखाबात के नताइज पे हैं, लेकिन जैसे दोनों मेहमानों ने फरमाया कि हर मुल्क और बिखुसूस पाकिस्तान को भी अपने मामलात के हवाले से ख़ुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके हालात बेहतर होंगे। इसी के साथ आज का शो ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।